इलेक्ट्रोस्टैट्स है ना? हाँ, सेकंड वाला वो ऊपर दिख रहा है लेकिन इलेक्ट्रो से सेकंड ये था ना। यस सर, यस सर। देखिए बच्चों, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था चार्ज के बारे में, है ना? और कूलम फोर्स भी हम लोगों ने आगे पढ़ लिया था, राइट? चलिए, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो ये बेसिकली क्या है पहले इसको समझते हैं। अभी तक तो हमने जो पढ़ा था ना वो एक सिंगल चार्ज की वजह से किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स निकाला था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर एक से ज्यादा चार्जेस हो तो फिर फोर्स कैसे चेंज होता है। तो मैं क्या करूंगा, एक एक पार्टिकल को, एक एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास रखेंगे, उनका फोर्स निकालेंगे और फिर सबको वेक्टोरियली ऐड करना है। एक तो होता है नॉर्मली एल्जेब्राइकली ऐड करना और दूसरा वेक्टोरियली। वेक्टोरियली ऐड करने का मतलब ये है कि आपको डायरेक्शन को भी कंसिडर करना है, राइट? तो इसमें आप पहले लिख लीजिए थोड़ा सा। व्हेन अ सेट ऑफ चार्जेस, व्हेन अ सेट ऑफ पॉइंट चार्जेस, ऐसे लिखिएगा। व्हेन अ सेट ऑफ पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड, when a set of point charges are placed near a given charge, near a given point charge, near a given point charge, then the net force on this charge, then the net force on this charge is the vector sum, is the vector sum of all the forces, is the vector sum of all the forces due to individual point charge, due to individual point charge. देखिए बच्चों, सपोज करते हैं यहां पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3 और से एक चार्ज है Qn। और यहां पे मैंने क्या किया, एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है से प्लस Q, राइट? इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कितना है, R1, R2, R3 एंड से दिस इज Rn। ओके, अब पहला जो चार्ज है, ये पहला जो Q1 है, ये इस पर जो फोर्स लगाएगा, अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? रिपल्सिव। यानी यहां पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, F1। इस पर फोर्स इसकी वजह से क्या आएगा, F2 आएगा। इस पर फोर्स इसकी वजह से सपोज F3। इन द सेम मैनर इसकी वजह से जो फोर्स आएगा दिस इज Fn। हम चाह रहे हैं कि नेट चार्ज कितना होगा प्लस Q पर। सो द नेट चार्ज, or net force, sorry, net force on charge capital Q is nothing but F equals to F1 plus F2 plus so on Fn, right? और ये जो ऐड कर रहा हूं मैं वेक्टर फॉर्म में, अगर ये कोई फोर्स आई जे के की फॉर्म में है तो आप सिंपली ऐड कर दीजिए इसको। लेकिन अगर ये डायरेक्शन में दिया हुआ है और आई जे के नहीं दिया हुआ है तो आपको वेक्टर का वेक्टर सम वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा यूज करते हैं वहां पे हम लोग, ये क्या कहते हैं इसको, इस लॉ को पैरेललोग्राम लॉ, है ना? और दूसरा एक और होता है पॉलीगन लॉ, राइट? तो मैं आपको थोड़ा सा नोट करके यहाँ पे लिख देता हूं। अगर मेरे पास दो फोर्सेस हैं, से F1 एंड F2, और इनके बीच का एंगल मुझे दिया हुआ है थीटा, सो द रिजल्टेंट विल बी अलोंग द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम व्हिच इज सपोज F। तो ये F का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, और अगर मैं इसकी डायरेक्शन निकालूं अल्फा, सपोज टेन थीटा, डायरेक्शन में आएगा tan अल्फा इक्वल्स टू F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा, राइट? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा।
कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब कहलाता है? हाँ, जब उस पर नेट फोर्स 0 हो। चाहे वो फोर्स कैसा भी हो, इट मे बी मैसिव, इट मे बी चार्ज वाला, है ना, कूलम फोर्स। तो कोई भी फोर्स हो, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक ट्राइंगल शेप में 3 चार्जेस हैं। यहाँ पे एक चार्ज रखा है सपोज +2q, यहाँ पे चार्ज है सपोज -q, और यहाँ पे चार्ज है +3q, और ये डिस्टेंस a है, ये भी a है, और ये भी a है। ये ट्राइंगल है ABC, जिसकी साइड्स इक्वल होती है, इसको क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड नेट कूलम फोर्स ऑन -q चार्ज। तो देखिए बच्चों, एक मैं कर दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग कीजिएगा। तो सबसे पहले जिस चार्ज की हम बात कर रहे हैं ना, उस पर फोर्सेस देखिएगा कौन कौन से हैं। तो क्या बी पर ए की वजह से फोर्स लग रहा होगा? यस। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अट्रैक्टिव, यानी यहां पर जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, है ना। इसका नाम मैं F1 रख देता हूं। अब इस -q पर C की वजह से भी कुछ फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन होगी C की तरफ, विच इज सपोज F2। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई टोटल आपको नेट फोर्स निकालना है, तो पहले तो ये बताइए F1 की वैल्यू क्या आएगी? K टाइम्स Q 2Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। So this is nothing but twice of KQ squared upon A squared. In the same manner, what is F2? ये फोर्स कितना हुआ? K टाइम्स Q 3Q अपॉन A स्क्वायर, और ये कितना हुआ? 3KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। बच्चों एक सिमेट्री दिखेगी आपको इसमें। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2x मान लूं और इसको 3x मान लूं, है ना, थोड़ा सा टर्म आसान हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? So the resultant force is nothing but F equals to the square root of F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos 60. Now the square root of what is F1? It is 2x. So twice of x का square plus 3x का square plus 2 multiplied by 2x multiplied by 3x into half. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये कितना हुआ? 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर और 6x स्क्वायर। सो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 19x स्क्वायर, या इसको बोल सकते हैं x रूट 19। अब आपने x किसको माना हुआ था? ये वाला टर्म जो था ना, ये x था। तो मैं क्या लिख सकता हूं? KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर रूट 19। ये हमारा F आ गया। ओके, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? मैंने कहा कि जो रिजल्टेंट आया ना, वो इस डायरेक्शन में आया, सपोज ऐसे, है ना। ठीक है, इसका एंगल क्या होगा? अगर मैं इसका एंगल पूछूं आपसे कि ये वाला एंगल मान लीजिए क्या है, अल्फा। सो व्हाट इज tan अल्फा नाउ? tan अल्फा इज नथिंग बट F2 sin थीटा। यहाँ पे जो अल्फा बना रहा है ना ये एंगल, वो F1 के साथ है, F2 के साथ है? वो F2 के साथ है। तो हमारा जो मैंने इक्वेशन लिखा था ना, उसमें F1 F2 को रिप्लेस कर दीजिए। क्या लिखेंगे? F1 sin थीटा अपॉन F2 प्लस F1 cos थीटा। तो F1 की वैल्यू 2x sin 60 √3/2 अपॉन F2 कितना हुआ? 3x
प्लस 2x इंटू हाफ। हाँ ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ। सो x रूट 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस x। सो x रूट 3 अपॉन 4x, ये कैंसिल हो गया। सो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट 3 अपॉन, या तो यानी कि जो एंगल बनेगा वो इतना बनेगा और उसका मैग्नीट्यूड ये होगा फोर्स का। चलिए नोट कर लीजिएगा इसमें। और बच्चों ये जो डायरेक्शन आई है ना अल्फा की, अगर आप इसको ऐसे भी सोच लेते हैं कि ये चार्ज और ये चार्ज सेम हो जाए, मान लेते हैं, तो फिर ये ना हमेशा बीच में से जाएगा, मतलब 30 डिग्री के एंगल पे। अगर ये चार्ज और ये चार्ज सेम हो जाएगा तो उस केस में ये फोर्स हमेशा 30 के एंगल पे जाएगा, हाफ एंगल पे जाएगा। डन। अच्छा ये तो हुआ वो जिसमें 3 चार्जेस हैं। अगर 4 चार्जेस हुए तो फिर हम इसको कैसे डील करेंगे वो देखिएगा। चलिए देखिए, सपोज करते हैं एक स्क्वायर है अपने पास और इसमें ना 4 चार्जेस रखे हुए हैं ऐसे। यहाँ पे मैंने चार्ज लिया है -q, यहाँ पे है -q, और यहाँ पे है -2q, और यहाँ पे चार्ज है +q। से दिस इज a, b, c एंड d। ये सारे डिस्टेंसेस बराबर हैं। हमें फाइंड करना है, फाइंड नेट फोर्स ऑन +q चार्ज। ये जो बी पर ए पर चार्ज रखा हुआ है ना, इस पर फोर्स चाहिए। एक बार आप लोग ट्राई करें, ठीक है, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। डायरेक्शंस का ध्यान रखिएगा।
कितना है बताइए। हम्म, ठीक है। देखिए बच्चों, एक बार ऐसे सोचिएगा, इस ए और डी के बीच में जो फोर्स आएगा, है ना, उसकी डायरेक्शन अट्रैक्टिव वाली होगी ना। इस फोर्स का नाम मैंने एफ रख दिया। ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू सेम डिस्टेंस पर है, सेम मैग्नीट्यूड वाले हैं, तो इनका फोर्स भी एफ ही होगा, है ना। अच्छा, ये एफ है, ये एफ है, दो परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं, उनका जो रिजल्टेंट आता है ना, वो एफ रूट टू होता है। एफ रूट टू हुआ कैसे है, ये उसी फॉर्मूले से हुआ है जो हमने अभी लिखा था। यहाँ पे बस एंगल 90 कर देना। अब ये सोचिएगा, ए और सी के बीच में फोर्स कैसा आएगा। पहले मैं लिख देता हूं, फोर्स बिटवीन ए एंड डी और ए एंड बी, इन दोनों के बीच में जो फोर्स आएगा दैट इज एफ, और ये हुआ के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, विच इज के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको मैं एफ नाम दिया था हमने, बल्कि मैं एफ ही लिख लूंगा इसमें। दूसरा, अब आ जाइए ए और सी के बीच में फोर्स। सो फोर्स बिटवीन ए एंड सी, व्हाट इज द फोर्स नाउ। आपको पता है ये ए सी दूरी कितनी होती है, ये दूरी होती है बच्चों ए रूट टू। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो बताइए इनका फोर्स कितना हुआ। एफ इक्वल्स टू के टाइम्स क्यू, टू क्यू अपॉन ए रूट टू का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं टू के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर। टू से टू कैंसिल हुआ, सो इट इज अगेन के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये जो एफ थे दो, एफ और एफ, उनका रिजल्टेंट क्या आया था, एफ रूट टू। सो रिजल्टेंट ऑफ एक तो फोर्स था कौन सा, ए और डी के बीच में, और दूसरा ए और बी के बीच में। इनका जो रिजल्टेंट आया था उसका नाम मैंने एफ डैश रखा, और वो आया था एफ रूट टू। एफ की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट टू। अब ये जो एफ डैश है ना, उसकी डायरेक्शन वही है जो ए और सी का फोर्स है ना। देखिए, इसका नाम मैं कह रहा हूं सपोज एफ डबल डैश। ठीक है, अब जो एफ डबल डैश है और एफ रूट टू है, वो दोनों सेम डायरेक्शन में, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ एफ डैश एंड एफ डबल डैश। सो दैट फोर्स इज नथिंग बट एफ डैश प्लस एफ डबल डैश, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो एफ डैश का वैल्यू कितना लिखा हमने, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट टू, प्लस एफ डबल डैश कितना है अपने पास, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट टू प्लस वन। ये आपका आंसर। चलिए, अगर सर इसे निकाले ए से बी तक की पहले, फिर बी से सी, सी से डी। नहीं बेटा ऐसे नहीं, क्योंकि हमें ना एक ही पर फोर्स चाहिए, मुझे ए पर चाहिए, तो बस मैं सिर्फ ए को पकड़ूंगा और उसके इर्द गिर्द जो चार्जेस है ना उनका फोर्स निकालूंगा।
हो गया बच्चों? अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। हमारे पास 3 चार्जेस हैं। ये 3 चार्जेस रखे हुए हैं। यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, ए बी, और इनके बीच में चार्ज रखा है सी। ये क्यू है, मुझे नहीं पता ये प्लस है या माइनस है, मुझे नहीं पता इस बारे में। हाँ, हमें इतना जरूर पता है कि ये ए बी लाइन के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि इफ सी या क्यू चार्ज इज प्लेस्ड at the midpoint of AB, then find Q given that system is in equilibrium. Given that system is in equilibrium. अब अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हमें कंडीशन क्या पता है भाई, कि नेट फोर्स जीरो होगा। अच्छा, ऑब्वियसली क्यू पर तो नेट फोर्स जीरो होगा ही होगा, कैपिटल क्यू पर। तो उससे तो मुझे आंसर नहीं मिलने वाला, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। मैं क्या करूंगा, ए पर नेट फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये बताइए, ए पर अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे, ए पर सी के कारण से फोर्स लगेगा इधर, एफ ए सी। अभी हम इसको पॉजिटिव मान ले रहे हैं, और इस ए पर बी के कारण से वो भी इधर ही लगेगा, एफ ए बी। ठीक है, मैंने पॉजिटिव माना हुआ है क्यू को। नाउ व्हाट इज द फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, एफ ए सी कितना हुआ, अभी मुझे नहीं पता इनकी डिस्टेंस क्या है। मैं इसको ए ले रहा हूं, इसको भी ए ले रहा हूं, मिड पॉइंट है क्योंकि। बताइए, ए पर सी के कारण से जो फोर्स आएगा वो कितना हुआ, के टाइम्स क्यू, कैपिटल क्यू, अपॉन ए स्क्वायर। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, के टाइम्स क्यू इंटू क्यू अपॉन टू ए का स्क्वायर। ठीक है यहां तक। नाउ दिस इज व्हाट, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 a square. This is the force on A due to B. Now, if the net force is zero, so the net force is what? This is FAB plus FAC, and this has to be zero as the system is in equilibrium. Now, what is the force FAB? KQ square upon 4A square plus what is FAC? K times Q upon A square is 0. Or we can further write it as K times QQ upon A square is minus of KQ square upon 4A square. A square से A square कैंसिल हुआ, K से K कैंसिल हुआ, A Q से Q कैंसिल हुआ, तो Q का वैल्यू कितना बना, माइनस Q बाय 4, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी कि जो कैपिटल Q है ना, इट हैज टू बी नेगेटिव एंड इट हैज टू बी द 25% ऑफ द ईदर चार्ज। लेफ्ट वाले राइट वाले का लगभग 25%। चलिए नोट कर लीजिए इसको। और ये क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते थे कि बी पर आप नेट फोर्स को जीरो कर दें, है ना, बी पर फोर्स निकालिए सारे और उसको जीरो कर दीजिए। अच्छा, अब इसमें ना एक तरह का सवाल और आता है कि आपको चार्जेस दिए होंगे, चाहे वो 2 चार्जेस हो, 3 हो, 4 हो,
और ये कहा जाएगा कि वो किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के वर्टाइसिस पे रखे हुए हैं और वो सारे सर्कल में घूम रहे हैं। तो सर्कल की वेलोसिटी, उसका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी, राइट? तो एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। टू चार्जेस टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, स्मॉल में लिख लीजिएगा। टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड at a distance of are placed at a distance of d, small d, are placed at a distance of small d. If they move in a circle, if they move in a circle, then find velocity, time period, then find velocity, time period, and frequency of the charged particles. Velocity, time period, and frequency of the charged particles. देखिए बच्चों, इसका सोल्यूशन, मैंने दो चार्जेस मान लिए। यहाँ पे कितना है बच्चों? प्लस क्यू, और यहाँ पे माइनस क्यू, और कितना सेपरेशन है? डी। आप इनको सर्कल में घुमाइए ऐसे। मान लीजिए ये वाला चार्ज इधर जा रहा है विद सम वेलोसिटी v, और ये चार्ज इधर जा रहा है विद सम वेलोसिटी v। ये इसका सेंटर है O, राइट? जब कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है, इट रिक्वायर्स अ फोर्स। विच फोर्स इज दैट? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे किससे मिलेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। वेरी गुड। तो इस पॉइंट को अगर मैं देखूं, ए को, ए पर एक फोर्स लगा हुआ है, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। वो किस डायरेक्शन में? डी की डायरेक्शन में। अच्छा, बी पर फोर्स लगा हुआ है इस तरफ। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन ए एंड डी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between A and B. So what is the force? F equals to K times Q1 Q2 upon distance का square, and this is what? KQ square upon B square. Say this is equation 1. Now the necessary centripetal force is provided by the Coulomb force, जो हमने अभी कैलकुलेट करा है। तो देखिएगा, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसकी वैल्यू क्या है भाई? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, अब जो आर है यहाँ पे वो क्या है? आर यहाँ पे डिवाइड 2 है। तो ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूं, तो एफ कितना हुआ अपने पास? एम वी स्क्वायर अपॉन डी बाय 2, और वी कैन राइट इट एज 2 एम वी स्क्वायर अपॉन डी। ठीक है ना? एम यहाँ पे मास है, चाहे इसका चाहे इसका। आप जिस फोर्स की बात कर रहे हैं पहले वो उसका मास आ जाएगा। अब क्योंकि ये फोर्सेस बराबर हैं दोनों, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ एम वी स्क्वायर अपॉन डी। एक डी से डी कैंसिल हो गया, मुझे वी चाहिए यहां से। तो वी स्क्वायर कितना हुआ? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एम डी, और वी का वैल्यू बना क्यू अंडर रूट ऑफ के अपॉन 2 एम डी। आप चाहें तो के का वैल्यू भी रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन। नोट कर लीजिए।
वेलोसिटी से टाइम पीरियड कैसे आएगा? v इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन v, है ना, वो लगा दीजिए। सो टाइम पीरियड आएगा t इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v। सो इट इज 2 पाई r डिवाइडेड बाय v। अच्छा, जो r है वो d बाई 2 है, 2 से 2 कट गया, और v आप निकाल चुके हो। तो वी कैन राइट इट एज पाई d अंडर रूट 2md अपॉन q रूट k। ये आपका टाइम पीरियड आएगा, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। इस साल जो क्वेश्चन आया था नीट में, देखा था आप लोगों ने क्वेश्चन? एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, और ये बोला गया था कि दो चार्जेस हैं जिनको एक तीसरे चार्ज से टच कराया जाता है, अब फिर बाद में हाँ, तो 3f/8, तो वो भी कूलम फोर्स का ही था, है ना? चलिए आगे चलें। देखिए, इसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। देखिए, फील्ड को पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम इसको मैथमेटिकली समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। अब ये समझिएगा कि एक चार्ज है, एक सिंगल चार्ज है, उसके आसपास एक रीजन है, एक क्षेत्रफल है, एक एरिया है, जहां पर कोई दूसरा चार्ज किसी फोर्स का अनुभव करे, है ना? तो उस रीजन को, उस एरिया को आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इसका दायरा कहां तक है, कहां तक ये किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। ओके, अब ये जो फोर्स लगाया जा रहा है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा अगर जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है उसको यूनिट मान लिया जाए। यानी किसी फील्ड के अंदर अगर कोई यूनिट चार्ज है तो उस पर कितना फोर्स लगा हुआ है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी उसका मापांक कितना है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, राइट? तो पहले आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। द रीजन अराउंड अ पॉइंट चार्ज, the region around a point charge, or the region around a point charge, or a configuration of charges, the region around a charge or a configuration of charges in which another charge experiences in which another charge, ब्रैकेट में चाहे तो इसका नाम लिख लीजिएगा, इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। another charge or test charge experiences an electrostatic force of attraction or repulsion, in which a test charge experiences an electrostatic force of attraction or repulsion। यहीं से फिर हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये क्या होता है भाई? वो जो चार्ज हम रख रहे थे ना, जिसको आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 करना है आपको। 1 माइक्रोकूलम, 1 कूलम, 1 पिकोकूलम, मतलब किसी भी यूनिट में 1, राइट? तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग। इन नहीं, अगला हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ जी। इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड,
in a given electric field, the force experienced by in an electric field, the force experienced by a unit positive test charge, a unit positive test charge is called electric field intensity, is called electric field intensity. तो बेसिकली बच्चों इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ये जो क्यू नॉट है इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। बताइए इसका यूनिट क्या बनेगा? फोर्स है तो न्यूटन पर कूलम। एंड व्हाट आर द डायमेंशंस? न्यूटन की क्या हो गई? ml t माइनस टू अपॉन एटी। कितना हुआ? ml t माइनस थ्री a माइनस वन। ये लिख लीजिएगा। अच्छा, इसका एक यूनिट और होता है जिसको वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं, है ना? हम लोग आगे बढ़ेंगे। वोल्ट पर मीटर। चलिए इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। लिख लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम चेक करेंगे कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कितनी जनरेट होती है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक चार्ज लिया मैंने, सपोज प्लस क्यू, और इससे कुछ दूरी पर मुझे चार्ज एक फील्ड कैलकुलेट करनी है कि पी पर इसकी इंटेंसिटी क्या है, इसका वो कितना, तीव्रता कितनी है। मान लीजिए ये डिस्टेंस है इसका आर, ठीक है? तो क्योंकि मुझे पी पर चेक करना है ना फील्ड, तो वो जो हमने टेस्ट चार्ज माना था उसको यहां पे रख दीजिए आप, प्लस क्यू नॉट। ये क्या है हमारा? टेस्ट चार्ज। अब बताइएगा इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की तरफ, यानी इस तरफ होगी, है ना? So that force is what? K times Q, Q naught upon R square। इतना फोर्स लगेगा उसको। अब इस पर हमें निकालनी है फील्ड। सो फील्ड एट P, देखो जब भी मैं सिर्फ फील्ड लिख रहा हूं इसका मतलब ये है कि मैं इंटेंसिटी की ही बात कर रहा हूं, ठीक है? तो फील्ड एट P कितना हो जाएगा? E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, दैट इज K टाइम्स Q, Q नॉट upon R square Q naught. Q naught gets cancelled out. So we are left with KQ upon R square, और हम लिख सकते हैं 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square। ये फॉर्मूला है किसी सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड निकालने, KQ upon R square। अच्छा, क्योंकि ये भी डायरेक्शन वाली चीज है, तो अगर मल्टीपल चार्जेस होंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें सारे फोर्सेस, सारी की सारी फील्ड निकाल के उसको वेक्टोरियली ऐड करेंगे, जैसे हमने फोर्सेस को ऐड किया।
डन। अच्छा, अब सपोज करें हमारे पास ना एक से ज्यादा चार्जेस हैं और मुझे उस चार्जेस की लाइन पर एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पर कोई भी फोर्स वर्क ना कर रहा हो या कोई भी फील्ड ना हो, है ना? उसको हम बोलते हैं नल पॉइंट। ठीक है, तो अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। पोजीशन ऑफ नल पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। देखिए, मैंने दो चार्जेस ले रखे हैं, यहां पे मैंने लिया है Q1 और यहां पे है सपोज Q2। अब मुझे नहीं पता ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपको पहचानना पड़ेगा। मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसके बीच में कहीं पर एक पॉइंट हमने सी मान लिया और इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो आर है सपोज, ये डिस्टेंस मैंने एक्स ले लिया, ये आर माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये बताइए, इस प्लस Q1 की वजह से सी पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आप ये सोच लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया आपने, तो उस पर फोर्स कहाँ लगेगा? बाहर की तरफ। या तो ऐसे मान लीजिए, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है ना, तो फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से दूर जाते हुए होती है, तो इसकी वजह से जो यहाँ पर फील्ड होगी ना, वो कहाँ होगी? इस तरफ। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, है ना? और इस पर सी पर इसके कारण जो फील्ड होगी वो कहाँ होगी? वो इस तरफ होगी, ई बी। तो होना क्या चाहिए नल पॉइंट के लिए? इफ सी इज द नल पॉइंट, सी इज द नल पॉइंट, तो कंडीशन ये होना चाहिए कि जो ए की वेक्टर फील्ड है वो बराबर होनी चाहिए बी के। अब बताइए, ए की फील्ड का फॉर्मूला कितना हुआ? के Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर बी की फील्ड कितनी हुई? अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप दोनों तरफ का अंडर रूट ले लीजिए। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, मैंने स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड का, तो यहां पे बना अंडर रूट Q1 अपॉन एक्स बराबर अंडर रूट Q2 अपॉन आर माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आर रूट Q1 माइनस एक्स रूट Q1 बराबर एक्स रूट Q2, या हम लिख सकते हैं आर रूट Q1 बराबर एक्स इंटू रूट Q1 प्लस रूट Q2। तो एक्स का फॉर्मूला बन गया आर अपॉन आर रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2। इन द सेम वे, अगर हम ये डिस्टेंस लेते हैं बी से, तो क्या आ जाएगा? आर माइनस एक्स जो आएगा, इट विल बी आर माइनस आर रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो आर रूट Q1 माइनस आर प्लस आर रूट Q2 माइनस आर रूट Q1 डिवाइडेड बाय रूट Q1 प्लस रूट Q2। ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास बचता है आर रूट Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2। तो बेसिकली आपको पता चल गया कि जो चार्जेस होते हैं उनसे कितनी दूरी पर ये पाया जाता है, एक लेफ्ट वाले से इतनी दूरी पर और राइट वाले से इतनी दूरी पर। ये नल पॉइंट की पोजीशन। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये बताएगा कितना आएगा सॉल्व करके। यहाँ पे दो चार्जेस हैं, +9 माइक्रोकूलम और +25 माइक्रोकूलम, और ये एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। आपको बताना है नल पॉइंट कहाँ आएगा। अच्छा, अगर इसमें एक चार्ज पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ तो ये पॉइंट बीच में नहीं आए, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बीच में फील्ड जीरो कहीं नहीं होगा। ये तो बस ये फॉर्मूला लगाइएगा जो हमने निकाला है। Q1 की जगह 9 रख दीजिए, चेंज नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। 30/8, 15/4, है ना, तो कितना आ जाएगा ये 3.7, ठीक है, 3.7 लिख लीजिएगा सेंटीमीटर। 3.75 आ जाएगा। 3.75 सेंटीमीटर फ्रॉम 9 माइक्रोकूलम, और दूसरे से कितना आएगा, माइनस कर दीजिए, 6.5 सेंटीमीटर, 6.25 तो 9 वाले से 3.75 सेंटीमीटर दूर, और 16 माइक्रोकूलम 25 माइक्रोकूलम वाले से 6.25 सेंटीमीटर। बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। चलिए अगला टॉपिक करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, नेक्स्ट लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। देखिए किसी रिंग के कारण हम लोग फील्ड निकालेंगे, एक तो उसके एक्सिस पर और दूसरा उसके सेंटर पर, है ना। तो अब एक रिंग इमेजिन करें, ये हमने कोई रिंग मान लिया है यहाँ पे, ठीक है, और ये रिंग ना पॉजिटिवली चार्ज है, सपोज इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। मैंने कहा कि इसका जो रेडियस है ना वो कैपिटल आर है, और ये स्मॉल आर डिस्टेंस है इसके एक्सिस से, ये पॉइंट पी है, सपोज मुझे इस पी पर फील्ड निकालनी है, ठीक है। और ये जो रिंग है ना ये ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ऐसे, यहाँ पे इसका एक्सिस है, ये रिंग है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, ये जो चार्ज इसके ऊपर फैला हुआ है ना, से दिस इज +Q चार्ज, राइट। तो ये जो, अगर मैं इसको यहां से रिंग को कट करके सीधा कर दे, रॉड बन जाएगी। तो एक रॉड पर कौन सी चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज लैम्डा, ये होता है dQ/dl, या Q अपॉन इसकी टोटल लेंथ। इसके अंदर जो टोटल लेंथ है वो क्या है, 2πr, सो इट इज Q अपॉन 2πr। यहां से अगर मैं dq निकालना चाहूं तो वो कितना आ जाएगा भाई, लैम्डा dl। मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा सेक्शन लेता हूं इसका यहाँ पे ना, जिसका कितना चार्ज है, सपोज dq। अब इस छोटे से सेक्शन के कारण p पर फील्ड चाहिए मुझे, तो ऐसे आएगी ना, de। ऐसे यहां पे एक छोटा चार्ज है हमारे पास,
विच इज अगेन डी क्यू। इसकी फील्ड ऐसे आएगी। ओके, से दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा बिकॉज ऑफ सिमेट्री। ये थीटा है, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा। आप इस डीई का कंपोनेंट्स बना सकते हैं। एक कंपोनेंट यहां बनेगा विच इज डीई कॉस थीटा और दूसरा डीई साइन थीटा। इसी तरह से इस डीई का एक कंपोनेंट डी कॉस थीटा है और दूसरा डीई साइन थीटा। तो जो डीई साइन थीटा है वो तो कैंसिल आउट हो गया। अब कौन बचता है सिर्फ डीई कॉस थीटा पूरी रिंग के कारण। ठीक है, मैंने दो पार्ट्स बनाए थे डीई डीई, लेकिन लिखा मैंने एक ही है। उसकी वजह ये है कि मैं जब इंटीग्रेट करूंगा ना तो मैं पूरी रिंग को करूंगा, आधी को नहीं करूंगा। नहीं तो अगर मैं इसका डी लेता हूं तो मैं यहां से यहां तक अलग इंटीग्रेट करूं और नीचे वाले को अलग, क्योंकि आधी फील्ड तो नीचे वाले की है ना। हम करेंगे पूरे को इंटीग्रेट। तो बेसिकली जो यहाँ पर पी पर फील्ड आएगी टोटल, वो क्या आएगी, इसको पी कह रहे थे हम लोग। सो नेट फील्ड एट पी, so that field is nothing but the integration of dE cos theta. So that is the integral. What is dE? ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, ये कितना हुआ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है ना वो ये है। तो डी कितना हुआ, के टाइम्स डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज द अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इस ट्राइंगल में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी स्मॉल आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, ई की वैल्यू निकालते हुए के टाइम्स डी क्यू का वैल्यू कितना रखा हमने, लैम्डा डीएल अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, स्मॉल आर या डीएल, नहीं स्मॉल आर को मैंने फिक्स किया हुआ है पी पर, तो डीएल है ना। और ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है कहां से, ये जो डी क्यू थे ना ये सारे आपने मिला के क्या बनाएंगे, रिंग। तो इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से 2 पाई आर तक। तो इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, तो के लैम्डा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर, और यहां पे कितना बचा, डीएल। नाउ द इंटीग्रल ऑफ डीएल इज एल, और उस एल की जगह क्या आएगा, 2 पाई आर। तो मैं क्या करूंगा, के लैम्डा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अच्छा जी, अब लैम्डा की वैल्यू हमने क्या रखी थी, क्यू अपॉन 2 पाई आर, वो भी यहाँ पे रख देते हैं। तो बेसिकली ई अपने पास आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू स्मॉल आर इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो ई हमारे पास आया क्यू टाइम्स आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। भाई ये फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, नोट कर लीजिएगा।
तो ये फील्ड कहां पर आई है भाई? एक्सेस पर है ना। सेंटर पे क्या होगा? ये आया है ई एक्सेस, है ना। तो अगर हम सेंटर की बात करें, सेंटर पर अगर आप पी को ले जाएं तो आर जीरो हो जाएगा, और जब आर जीरो हो जाएगा तो ई भी जीरो हो जाएगा, यानी सेंटर पर फील्ड नहीं हो। अब हम फाइंड करेंगे कि ये जो फील्ड आई है ये मैक्सिमम कहाँ होगी। ठीक है, इसी की हम बात करते हैं। तो फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास आया है, इट इज के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। नाउ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इसी का पार्ट है ये। देखिए, किसी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कराना हो तो आप उसको डिफरेंशिएट करो और उसका डिफरेंशिएशन जीरो रख दो। तो मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं डीई अपॉन डी आर। ये के क्यू तो कांस्टेंट था, इसको मैंने बाहर लिख दिया। आपको यूवी रूल याद है डेरिवेटिव का? डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। ये रूल होता है, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है इसलिए। ठीक है, तो ये मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, इसका डिफरेंशिएशन 1, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2r अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, तो ये टर्म बना, और यहाँ पे 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो के क्यू टाइम्स आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर हाफ, मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया है ना। हाफ पावर आ गई, इसमें से कॉमन कितनी पावर बची? 1। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ये वाला पूरा कॉमन आ चुका है, आर और आर कितना? 3r स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3। ये हमारा डीई अपॉन डी आर है। मैं क्या करूंगा, फॉर मैक्सिमम फील्ड क्या होना चाहिए बच्चों? डीई अपॉन डी आर शुड बी 0। अगर मैं इसको जीरो कर देता हूं तो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो जीरो के नीचे चले गए। क्या बचता है? ये बचा ना, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इक्वल्स टू 0, या यहां से r का वैल्यू आएगा प्लस माइनस r अपॉन √2। ठीक है, तो यानी कि वो जो डिस्टेंस है जहां पर फील्ड मैक्सिमम होगी वो r/√2 है। तो अब देखिएगा वो वैल्यू है कितनी, वो फील्ड है कितनी। तो हम कह सकते हैं द फील्ड विल बी मैक्सिमम एट r इक्वल्स प्लस माइनस r/√2। प्लस माइनस का मतलब ये है कि रिंग के राइट में भी और रिंग के लेफ्ट में भी। ओके, अब हम बात करते हैं कि वो मैक्सिमम है कितना वैल्यू, ई मैक्स। तो मेरे पास जो फील्ड थी ना उसमें आर की जगह क्या रख दीजिए, r/√2। तो ये बनेगा के क्यू आर अपॉन √2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सो के क्यू आर अपॉन √2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3/2। अभी जो 3/2 होता है ना, इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। x की पावर 3/2 का मतलब होता है बच्चों x रूट एक्स। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
KQR upon root 2 divided by 3R square upon 2 under root of 3R square upon 2, राइट। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिएगा K टाइम्स QR इंटू 2√2 अपॉन ये 2√2 मैं नीचे से ऊपर ले गया हूं, यहाँ पे कितना बचा है 3R² इंटू √3R इंटू √2, है ना, ये वाला √2। अब देखिए क्या क्या कट रहा है यहाँ पे, एक तो R कट जाएगा, एक √2 कट जाएगा, है ना। तो फाइनली बचता है अपने पास 2KQ अपॉन 3√3R², ये है आपका ई मैक्स। ओके, आप चाहें तो के की वैल्यू भी रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई मैक्स इज इक्वल टू 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3√3R²। चलिए ये हो जाएगा सॉल्व करके Q अपॉन 6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट R², ये आपका ई मैक्स। तो बच्चों ये रिजल्ट्स भी आपको याद रखने हैं, ये तरीका भी आना चाहिए क्या हुआ कैसे है। तो ये फील्ड ना दो बार मैक्सिमम हुई होगी, एक बार राइट में मतलब R/√2 पर, और एक बार -R/√2। इसका ग्राफ बना सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ग्राफ, ER ग्राफ। स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। देखिए क्योंकि इसमें ना स्मॉल आर न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, ये स्मॉल आर और कैपिटल आर, तो ये वेरिएशन बनाएगा, है ना, ये कोई कर्व बनाएगा, और ऐसा कोई कर्व जो सेंटर पे तो जीरो है, उसके बाद वो मैक्सिमम वैल्यू तक अप्रोच करता है, और उसके बाद वो डिक्रीज करने लग जाता है। आपको पता है कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे वो सिंगल चार्ज हो, चाहे वो रॉड हो, चाहे वो एक स्फेयर हो, वो सारे के सारे जब बहुत दूर से इमेजिन करे जाएंगे ना, तो उनको पॉइंट चार्ज माना जाएगा। यानी कि जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी जब चार्जिंग सिस्टम बहुत दूर होगा। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आर है, ये वाला पॉइंट है R = R/√2, और यहाँ पे
आर इक्वल्स माइनस आर अपॉन रूट टू, और ये कहीं पे वैल्यू है ई मैक्स। तो इस पॉइंट पर भी ई मैक्स है, इस पॉइंट पर भी ई मैक्स है। इससे पीछे ही घट जाती है, इससे आगे ही घट जाती है, इसके बीच में जीरो होती है, मतलब ऐसे। तो ये इसका ग्राफ है। ठीक, हाँ, ये बना लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड डिस्क। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। बच्चों ये सब करा मैं इसलिए रहा हूं ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बने कि हम इस तरह की चीजों फील्ड निकालते कैसे हैं। इसमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होना है, ठीक है। देखिए बच्चों, एक डिस्क आप इमेजिन करो, और इसका रेडियस है सपोज कैपिटल आर, से दिस इज कैपिटल आर, और ये है सपोज स्मॉल आर, ठीक है ना। और इस पे सब जगह चार्ज है। अच्छा, जो डिस्क होती है वो बीच में से खाली नहीं होती, है ना, जैसे प्लेट होती है। तो बताइएगा इसमें कौन सी डेंसिटी होगी, एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया या डी क्यू अपॉन डी ए। यहां से डी क्यू कितना होगा, सिग्मा डी ए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें ना छोटी छोटी रिंग्स मान ले रहा हूं। मैंने एक रिंग मान लिया ये, और इस रिंग का जो थिकनेस है, थिकनेस वो मैंने मान लिया है dy, और इसकी जो रेडियस है वो y है, और इस पर जो चार्ज है ना वो dq है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसका एरिया निकालूंगा, है ना, रिंग का एरिया। सो एरिया ऑफ द रिंग, इसके लिए तरीका ये होगा बच्चों, इस रिंग को बीच में से कट करके खोल दो, रॉड बन जाएगी। और रॉड का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी लेंथ कितनी होगी, 2πy। तो इसका जो एरिया आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो गई 2πy, और इसका ब्रेथ कितना हुआ, dy। इसका एरिया आ गया 2πy dy। व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस, चार्ज ऑन द रिंग। तो वो चार्ज हमने लिखा था dq बराबर सिग्मा da, दैट इज सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय da का वैल्यू 2πy dy। दिस इज dq, राइट। अब अच्छा, अभी हम लोग इससे पहले जो हमने किया था वो चार्ज किस पे माना था, रिंग पे माना था ना, उसकी फील्ड हमने निकाली थी अभी पीछे। उस P पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आ रही थी ना। तो मैं क्या करूंगा, फील्ड ड्यू टू द रिंग, ड्यू टू इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, स्मॉल रिंग एट P। तो वो फील्ड हमने निकाली थी, और उसका वैल्यू आया था कितना, k टाइम्स q विच इज डी क्यू हियर, r यहाँ पे r है, अपॉन अंडर रूट ऑफ या आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वो जो रेडियस था ना यहाँ पे, वो रिंग का रेडियस था, रिंग का रेडियस यहाँ पे y है, y स्क्वायर की पावर 3y। तो ये था फील्ड, है ना। मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूं भी, और हम इसको लिख सकते हैं k टाइम्स डी क्यू का वैल्यू कितना आया,
2 पाई सिग्मा y dy इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। ये फील्ड किसकी वजह से आई है भाई? रिंग की वजह से। अगर मैं बहुत सारी रिंग्स कंसिडर करूं तो सबसे पहला रिंग आएगा सेंटर पर और सबसे एंड वाला कहाँ आएगा? बाहर। सो व्हाट इज द टोटल फील्ड और द नेट फील्ड? नेट फील्ड एट P ड्यू टू द एंटायर डिस्क, ड्यू टू द एंटायर डिस्क, पूरी डिस्क की वजह से देखो क्या फील्ड आएगी। सो दैट विल बी द इंटीग्रेशन फ्रॉम, मैं 0 से r तक लेके जाऊंगा इसको, 0 से r, और ये जो बाकी टर्म्स लिखे हुए हैं ना, 2k पाई सिग्मा r y dy अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है भाई। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन थोड़ा सा अलग है, अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, तो मेरे लिए जो वेरिएबल है ना वो y है, r नहीं है। तो 2k पाई सिग्मा r इंटीग्रल 0 से r y dy अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कैसे? ये जो नीचे वाला टर्म है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 2y होगा, उसमें y आएगा, और y यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। तो मैं इसको कुछ मान ले रहा हूं, मैंने लिखा आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज सपोज t। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये तो 0 हो जाएगा, बल्कि 0 प्लस 2y dy इज इक्वल टू dt। सो y dy कितना हुआ? हाफ dt। ओके, अब ना लिमिट्स भी चेंज होंगी साथ साथ। जब r लिमिट y जो था ना, उसकी लिमिट क्या थी? 0। तो t की लिमिट क्या हो गई? आर स्क्वायर ना, बस y की जगह 0 रख दो इसमें। और जब y की लिमिट थी कैपिटल R, तो r t की लिमिट क्या होगी? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां तक बात समझ आएगी? अब इंटीग्रेशन को चेंज करिए। सो इंटीग्रेशन जो बना है हमारा, E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम आर स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये जो वाई डी वाई था ना, वो क्या बन गया? हाफ डी टी। ये वाला टर्म मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म अंदर बच क्या बचेगा भाई? हाफ डी टी अपॉन टी की पावर 3/2। ओके, हाँ जी, हाँ भाई ये वाली चीज। देखो मैंने इसको कुछ मान लिया है ना, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी मान, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ? 0, और इसका 2y, और साथ में dy लिखा, किसको डिफरेंशिएट किया मैंने, और t का dt। तो y dt की वैल्यू हाफ dt। जब ये वैल्यू y का, ये इंटीग्रेशन y का था ना, y की लिमिट जब 0 थी, तो t कितना होगा? y को 0 रखो इसके अंदर, t आर स्क्वायर आ जाएगा। और जब y की लिमिट कैपिटल R होगी तो क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वही हमने यहाँ पे किया है। ये वाला टर्म रुका हुआ है, इसको हम बाद में लिख देंगे ना, या तो मैं इसको x मान ले रहा हूँ, है ना, सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे x लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये कांस्टेंट टर्म तो बाहर आ गए, x/2 है ना, 1 अपॉन टी की पावर 3/2, टी की पावर -3/2। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? टी की पावर -हाफ अपॉन -हाफ। सो टी की पावर -हाफ अपॉन -हाफ, ये कट गया यहाँ से। कितना हुआ? -x अपॉन √t, है ना, और लिमिट आर स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। मैं आगे सॉल्व कर दे रहा हूं पहले इसको। सो -x अपॉन √t फ्रॉम आर स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये था ना। चलिए, -x तो मैंने बाहर लिखा, तो 1 अपॉन अपर लिमिट 1/√r² प्लस आर स्क्वायर -1/√ऑफ आर स्क्वायर। मैं माइनस को अंदर भेज देता हूं, तो ये टर्म बनेगा 1/r, ये r बाहर आ जाएगा इससे ना, -1/√ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, ये x की वैल्यू कितनी थी भाई? ये था हमारा 2k पाई सिग्मा, 2k पाई सिग्मा, आर को मैं अंदर भेज रहा हूँ,
आर अपॉन आर माइनस आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बचा। तो फाइनली हमारे पास जो फील्ड आई है, सो दैट फील्ड इज नथिंग बट 2k पाई सिग्मा 1 माइनस आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप चाहें तो k की वैल्यू रख सकते हैं, तो 2 पाई सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से a कट जाएगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस आर अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये फील्ड है भाई बच्चों, इसको याद रखिएगा रिजल्ट। अगर आपको वो बीच का प्रोसेस नहीं भी आता तो भी चलेगा, आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। बताइए इसके सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे ना स्मॉल आर जीरो हो जाएगा ना, तो फील्ड कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, जीरो तो नहीं है, ठीक है ना। तो यानी कि एक जो शीट होती है उसके अंदर उसके सेंटर पर जो फील्ड आएगी, ए अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। चलिए पहले आप ये नोट कर लेंगे, थोड़ा ज्यादा मैथमेटिक्स है इसके अंदर। जब आगे करना होगा बता देंगे। ये कौन कौन से हो गए आपके टॉपिक्स, कौन सा होगा, फिर बोलने से होगा। हो गया, चलिए नेक्स्ट। तो इससे पता चला आपको कि अगर कोई रिंग है उसके सेंटर पर फील्ड नहीं होती है, डिस्क के सेंटर पर होती है। क्या ये वैल्यू वेरिएबल है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, फिर एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है।
इसमें अगर आपको सिग्मा की वैल्यू रखनी पड़े तो क्या रखेंगे, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज टोटल क्यू हो जाएगा और एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। वो भी लिख लीजिएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर। चलिए बच्चे क्वेश्चन करिएगा। ये कोई रिंग है जिस पर चार्ज है प्लस क्यू, और एक रिंग यहाँ पे रखी हुई है ऐसे। इस पर चार्ज है +2 क्यू और इसका रेडियस है 2r। इन दोनों के सेंटर से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है, यहाँ पर से पॉइंट P। इसका डिस्टेंस है 2r और इसका डिस्टेंस है 3r। बताइएगा पॉइंट P पर नेट फील्ड क्या होगी ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन। फाइंड नेट फील्ड एट P। ये वाला पार्ट तो क्या होगा ना। तरीका क्या है बच्चों इसका। वो आर स्मॉल आर की वैल्यू निकलेगा, ये 2r और ठीक 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 ये बीच में हाइड्रोजन का एंगल। ठीक, वेरी गुड। हेलो। तो जो पहले वाली रिंग है ना ऊपर वाली, उसकी वजह से पी पर जो फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी भाई, राइट में। इसका नाम मैं E1 कह रहा हूँ, ठीक। ये रिंग 1 है और ये रिंग 2 है, और रिंग 2 की वजह से फील्ड आएगी ऊपर E2, फिर इन दोनों का रिजल्ट आएगा ऐसे बीच में। तो पहले तो E1 बताइए कितना आएगा। इसका फॉर्मूला था अपने पास K टाइम्स Q इंटू R विच इज 2R हियर अपॉन अंडर रूट ऑफ, हल्के अंडर रूट ना लगा के, कितना था भाई, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2। कितना हुआ, ट्वाइस ऑफ के क्यू आर डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा, 5r² की पावर 3/2। और इसी को फर्दर हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ के क्यू आर अपॉन 5r² रूट 5r², और वी कैन से 2kqr डिवाइडेड बाय 5r² रूट 5r। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू बना 2kq डिवाइडेड बाय 5√5r²। ये हुआ आपका E1। इन द सेम मैनर व्हाट इज E2। E2 आ जाएगा k 2q इंटू डिस्टेंस 3r अपॉन r² विच इज 2r² हियर प्लस 3r² की पावर
3/2 कितना हुआ 6 k r डिवाइडेड बाय 9 और 4 13 तो 13r² √13r है ना ये बाहर आ जाएगा इससे r से r कट जाएगा तो ये वैल्यू बना अपने पास 6 k³ अपॉन 13 √13 r²। अच्छा देखिए k³/r² इसमें भी है और इसमें भी है ना इसको अगर मैं x ले लूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा 2x/5√5 और ये क्या बनेगा 6x/13 राइट। अब इनका रिजल्टेंट क्या आएगा E1 और E2 का रिजल्टेंट ऑफ E1 and E2 so that E will be the square root of E1 square plus E2 square बस इनकी वैल्यूज इसमें पुट करके रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Pero creo que 30.